देखिए, जैसे आज वोटिंग खत्म हुई है, प्रत्याशियों की दिल की धड़कन जो है अब बढ़ चुकी है। किस्मत ईवीएम में कैद है। 14 नवंबर को ये पिटारा खुलने वाला है। फिर ये तय होगा कौन जीता कौन हारा। हम आपको अलग अलग जिलों की विधानसभा सीटों की जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी किस्मत जो है चमकने वाली है, एनडीए या महागठबंधन। अब हम आपको लिए चलेंगे रोहतास, जहां 7 विधानसभा के जो सीट है वो है, इस पर कैसे हालात है ये जानेंगे विवेका जी आपसे। एक एक कर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो रोहतास जिला है यहाँ क्या कुछ इस बार होने वाला है। देखिए, रोहतास जिले की अगर बात कर लें तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। तो विधानसभा की 7 सीटों में क्या हाल रहेगा, क्योंकि यह इलाका शाहाबाद के नाम से जाना जाता है। और शाहाबाद के इलाके में 2020 में की बात करें विधानसभा की या 2024 लोकसभा चुनाव की, एनडीए की कमजोर स्थिति रही थी। विधानसभा चुनाव में तो पूरी तरह से पिट ही गई थी एनडीए, लोकसभा चुनाव में भी पिट गई थी। इस बार क्या होगा, लेकिन इस बार दिख रहा है कि एनडीए के लिए थोड़ा बेहतर दिख रहा है स्थिति। आप देख लीजिए, चेनारी विधानसभा सीट है। चेनारी विधानसभा की अगर बात कर लें तो चेनारी में मुरारी प्रसाद गौतम जो है एलजेपी के प्रत्याशी है। मुरारी गौतम पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। 2020 से 25 में 2020 में मुरारी गौतम को 71,701 मत मिले थे और वे विधायक बने थे। जेडीयू से ललन पासवान थे जिन्हें 53,698 मत मिले थे। एलजेपी से चंद्रशेखर प्रसाद थे, उन्हें 18,074 मत मिले थे। और बीएसपी से श्याम बिहारी राम को 12,864 मत मिले। इस तरह से लगभग 18-19 हजार मतों से जो उनकी जीत हुई थी मुरारी गौतम की। अब मुरारी गौतम क्या हो गए, पाला बदल लिया है। 2024 के जब सत्ता पलट हुआ उससे कुछ दिन के बाद ही मुरारी गौतम कांग्रेस छोड़ करके वो जो है वो शामिल हो गए वो एनडीए की तरफ। तो एनडीए खेमे में शामिल हो गए। वो सीट चली गई लोजपा में। तो मुरारी गौतम बीजेपी के नजदीक थे तो बीजेपी ने वो सीट लोजपा के हवाले कर दी, तो लोजपा में वे शामिल हो गए। लोजपा में शामिल होते ही चिराग पासवान ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया और लोजपा से मुरारी गौतम उम्मीदवार बन गए। कांग्रेस ने वहां से मंगल राम को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने श्वेता देवी को और जनसुराज ने नेहा कुमारी को। लेकिन लड़ाई वहां पर आमने सामने की है, कांग्रेस वर्सेस एलजेपी। जो खबर है, जो रुझान है मतदाताओं का के बारे में जो जानकारी आई है उसके अनुसार आप कह सकती हैं कि लोजपा रामविलास यह सीट जीतने के करीब पहुंच गई है। मुरारी गौतम विजयी हो सकते हैं, इसकी पूरी गुंजाइश बनते हुए दिखाई दे रही है। तो यह सीट जो चेनारी की सीट है वह सीट एनडीए के खाते में, जो पिछली दफा महागठबंधन के फोल्ड में वो सीट चली गई थी, वह सीट इस बार महागठबंधन की बजाय एनडीए में जाते हुए दिख रहा है। और इसके पीछे की कई वजह हैं। चुनाव के दरमियान भी दिखा मुरारी गौतम उस इलाके में उनकी अपनी एक पहचान है और इस बार लोजपा से प्रत्याशी बन गए हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी रहते भर में उन्हें 71,000 मत मिले थे। कांग्रेस प्रत्याशी रहते भर में 71,000 मत मिले और इस बार तो लोजपा से प्रत्याशी हैं और एनडीए का पूर्ण समर्थन उनको मिला है। खबर यही है कि एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार होने की वजह से और वहां पर कोई वोट कटने की स्थिति नहीं थी, मतलब कहीं वोट में डिवीजन नहीं हुआ एनडीए वोट में, तो इसका फायदा मुरारी गौतम को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तक की जानकारी यही है, फाइनल डिसीजन तो 14 को होना है, 14 को यह तय होगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन अभी तक का जो इनपुट मिला है, जो जानकारी आई है, वो एनडीए के खाते में चेनारी सीट जाते हुए दिखाई पड़ रही है। बात कर लेते हैं अब सासाराम की। आप बोल रहे हैं कि शाहाबाद के इलाके में इस बार अमित शाह ने कड़ी मेहनत की। आपने देखा होगा जैसे अमित शाह बिहार आए थे सबसे पहले उन्होंने शाहाबाद पे ही अटैक किया था, नेताओं को एकजुट किया, बूथ जो सदस्य होते हैं उनको एकजुट किया। तो आपको लगता है कि इसका जो असर है इस बार शाहाबाद का जो ये क्षेत्र है रोहतास यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, सासाराम में प्रतिष्ठा उपेंद्र कुशवाहा की फंसी हुई है। जी जी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं सासाराम सीट से, पहली बार चुनाव, और पत्नी को चुनाव लड़ रहे हैं और वह सीट फंसती हुई दिखाई पड़ी चुनाव के दौरान। तो देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान, हालांकि चुनाव मतदान आते आते स्थिति में सुधार हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी ने एक वैश्य जाति के वहां सत्येंद्र शाह है उनको उम्मीदवार बना दिया है।
तेजस्वी का यह प्लान वैश्य पर दाव लगाने का प्लान 2020 में सफल हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी ने राजेश गुप्ता को वहां से प्रत्याशी बनाया था, उन्हें 83,303 मत मिले थे। जेडीयू ने अशोक कुमार को प्रत्याशी बनाया था, उन्हें 56,880 मत मिले थे। और एलजेपी ने रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को उम्मीदवार बनाया था, उन्हें 21,426 मत मिले थे। इस तरह से वैश्यों पर दाव लगा करके 2020 में तेजस्वी यादव सफल हो चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया है, लेकिन जाति वही रखा है। वैश्य जाति से ही उन्होंने सत्येंद्र शाह को उम्मीदवार बनाया है। और आरएलएम ने स्नेहलता जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है उनको प्रत्याशी बनाया है। और बीएसपी ने अशोक कुमार को प्रत्याशी बनाया है, जो जेडीयू के उम्मीदवार थे 2020 में, वो या बीएसपी के प्रत्याशी बन गए हैं। और जन सुराज ने विनय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। जो खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो स्नेहलता है, उनको लेकर के कुशवाहा जाति में ही नाराजगी थी कि बाहर से आकर के यहाँ पर थोप दिया गया। पहले खुद राजनीति यहाँ से किया, अब अपनी पत्नी को यहीं पर सेट करना चाहते, तो इनको लेकर के थोड़ी नाराजगी थी। लेकिन एनडीए ने पूरी मेहनत वहां पर की है और चुनाव आते आते तक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। और खबर यही है, कुशवाहा जाति तो मतलब साथ आए ही, वैश्यों में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने वैश्य वोटरों में जो आरजेडी सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी, उसको बहुत हद तक रोका गया है। लेकिन चूंकि आरजेडी ने वैश्य कैंडिडेट दे दिया था, तो न चाहते भर में भी वैश्य जाति के वोट में डिवीजन हुआ है और इसका फायदा आरजेडी प्रत्याशी को होते हुए दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्नेहलता लड़ाई में नहीं है, वहां लड़ाई दिलचस्प है, लड़ाई कांटे का मुकाबला है। फाइनल 14 तारीख को होना है, लेकिन स्नेहलता मतलब पूर्ण रूप से मतलब बढ़त लेते हुए दिख नहीं रही है। लड़ाई वहां पर कांटे की है। करघर की बात करेंगे। बिल्कुल, करघर सीट भी महत्वपूर्ण है। करघर में वहां पर आप देखेंगी तो सीपीआई और कांग्रेस पार्टी आपस में लोग टकरा रहे हैं। महागठबंधन में दो प्रत्याशी हैं। सीपीआई से महेंद्र गुप्ता है, कांग्रेस से संतोष मिश्रा है। संतोष मिश्रा सिटिंग विधायक हैं। 2020 में इन्हें 59,763 मत मिले थे। जेडीयू से वशिष्ठ सिंह थे, उन्हें 55,680 मत मिले थे। बीएसपी से उदय प्रताप थे, उन्हें 47,321 मत मिले थे। और एलजेपी से राकेश सिंह थे, उन्हें 16,988 मत मिले थे। इस बार महागठबंधन की तरफ से फ्रेंडली फाइट है सीपीआई और कांग्रेस में। और जेडीयू ने वशिष्ठ सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी से उदय प्रताप सिंह और जनसुराज से रितेश रंजन है। यहाँ के बारे में खबर है कि महागठबंधन के वोटों में बिखराव का फायदा जो है वो जेडीयू प्रत्याशी लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वशिष्ठ सिंह का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर दिखाई दे रहा है। वशिष्ठ सिंह पहले विधायक रह चुके हैं और लगातार क्षेत्र में काम ही करते रहे हैं, तो इस हिसाब से कहें तो वहां पर जेडीयू के लिए थोड़ा बेहतर जरूर दिख रहा है। करघर की बात कर रहे थे सर हम, और जनसुराज ने यहाँ एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी दिया, उनका जिक्र होना चाहिए, रितेश रंजन। बिल्कुल, कलाकार हैं, भोजपुरी कलाकार हैं और कहीं ना कहीं वो वोट काटते हुए दिखाई पड़े और इसका नुकसान एनडीए को थोड़ा होगा। लेकिन आप देखेंगे तो लास्ट होते होते, फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज और लास्ट होते होते बीजेपी या एनडीए ने इस हिसाब से फील्डिंग सजाई कि जो उनका आधार वोट था उसमें वोटों में बहुत ज्यादा कटौती होते हुए नहीं दिखी। लास्ट होते होते जो एनडीए के कोर वोटर्स थे, कहीं ना कहीं वो एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखे, चाहे वो जेडीयू का हो या फिर बीजेपी का हो, जो भी उम्मीदवार हो उनके पक्ष में जाते हुए दिखे। तो ऐसा लग रहा है कि रितेश रंजन वो भोजपुरी कलाकार हैं, लोकप्रियता उनकी है, इसे इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन वशिष्ठ सिंह पिछड़ी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसी जाति से वे भी आते हैं, यानी कि कुर्मी जाति से आते हैं। और उस इलाके में कुर्मी जाति की अच्छी आबादी है, तो अपनी जाति पर तो उनका पकड़ है ही, अन्य जातियों में भी उनकी अच्छी पकड़ है। और जो खबर है वो खबर यही है कि महागठबंधन में भी आपस में टकराव हुआ है, वोटों का डिवीजन हुआ है, तो उसका लाभ इनको मिलेगा। ठीक है, रितेश रंजन वोट काटेंगे, लेकिन उस हिसाब से वो प्रभावी होते हुए नहीं दिख रहे और इसका लाभ एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। दिनारा की बात कर लेते हैं सर, दिनारा में कैसे हालात है इस बार? देखिए, दिनारा सीट भी महत्वपूर्ण है इस मामले में। वहां से पिछली बार विजय मंडल चुनाव जीते थे 59,541 मत ला करके। ऐसा इसलिए जीते थे क्योंकि वहां लोजपा ने खेल कर दिया था। जेडीयू से जय कुमार सिंह थे,
उन्हें 27,252 मत मिले थे। और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे राजेंद्र सिंह, वे लोजपा के प्रत्याशी बन गए थे, उन्हें 51,313 मत मिले थे। और आरएलएसपी के राजेश सिंह थे, उन्हें 18,368 मत मिले थे। इस बार एनडीए में कोई टूट नहीं है, एनडीए के जो पांचों घटक दल हैं वो इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार आरजेडी ने वहां से राजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है और आरएलएम ने अशोक कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जनसुराज ने संजय कुमार को और एक इंडिपेंडेंट हैं जय कुमार सिंह। जय कुमार सिंह जेडीयू से इस्तीफा देकर के वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि जय कुमार सिंह वहां से लगातार चुनाव जीतते रहे, 2020 में वे साजिश के शिकार हुए और इस वजह से वे चुनाव हार गए और उनको उनका क्षेत्र में अपनी एक पकड़ है। तो जय कुमार सिंह के बारे में खबर है कि वे प्रभावी हुए हैं, उनके पक्ष में वोटरों की गोलबंदी दिखी चुनाव प्रचार के दौरान भी, और आज जब मतदान हुआ तो उसमें भी दिखी कि जय कुमार सिंह कई जगहों, कई क्षेत्रों में प्रभावी होते हुए दिखे हैं और उनका प्रभाव दिखा है। और निश्चित तौर पर इन्होंने जो वोट काटा है उसका नुकसान आरएलएम को हुआ है, एनडीए प्रत्याशी को हुआ है। अब देखना होगा कि ये कितना वोट का नुकसान, अगर ज्यादा वोटों का नुकसान इन्होंने किया तो निश्चित तौर पर यहाँ आरएलएम प्रत्याशी आलोक कुमार सिंह के लिए संकट हो सकता है। अगर जय कुमार सिंह ज्यादा प्रभावी नहीं हुए, हालांकि प्रभावी तो है उस इलाके में और दिखे भी चुनाव प्रचार के दरमियान भी और वोटिंग के दरमियान भी कि उनको लेकर के लोगों में सहानुभूति थी कि इनके साथ साजिश किया गया और साजिश के शिकार हुए। तो इस हिसाब से अब कहें तो अगर ज्यादा वोट काट लिए होंगे तो नुकसान हो सकता है, वरना यहाँ आरएलएम प्रत्याशी की जीत हो सकती है। यह इन्हीं पर निर्भर है, जय कुमार सिंह पर, कि इन्होंने कितना वोट काटा। अगर ज्यादा वोट काटा तो निश्चित तौर पर वह यहाँ नुकसान होगा आरएलएम प्रत्याशी को। नोखा की बात करते हैं, नोखा में आप क्या देखने को मिल रहा है? जैसे कि नोखा एक इम्पोर्टेंट सीट जो है वो बनकर उभरी है। देखिए नोखा जो है, नोखा जनसुराज से नसरुल्ला खान वहां से प्रत्याशी हैं, मुस्लिम कैंडिडेट वहां से प्रशांत किशोर ने दिया है। बीएसपी से सुनीता कुमारी है और आरजेडी से अनीता देवी लगातार 2 बार चुनाव जीत रही हैं। जेडीयू से नागेंद्र चंद्रवंशी हैं। यहाँ लड़ाई कोई ये नहीं है, आमने सामने की लड़ाई है। जनसुराज मुस्लिमों में सेंध लगाने की कोशिश की, कुछ हद तक जनसुराज सफल हुआ है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इस बार अनीता देवी थोड़ी संकट में फंसती हुई, जो आरजेडी के कैंडिडेट है, थोड़ी संकट में फंसती हुई दिखाई पड़ रही हैं। नागेंद्र चंद्रवंशी के बारे में जो खबर है कि ये प्रभावी होते हुए दिखे हैं और हो सकता है, खबर है कि यहाँ से एनडीए फतह हासिल कर सके, यानी कि एनडीए के खाते में ये सीट जा सकती। हालांकि अनीता देवी पिछली बार भी चुनाव जीती थी, 2020 में भी और 2015 में भी चुनाव जीत गई थी। चुनाव प्रचार के दरमियान इनके पति, चुनाव प्रचार से ठीक पहले इनके पति का देहांत हुआ था और लालू यादव ने सहानुभूति के तौर पर इनको प्रत्याशी बनाया और ये चुनाव जीत गई। बाद में वे मंत्री भी बनी, जब सरकार बना महागठबंधन का, तो ये मंत्री भी बनी। दूसरी दफे 2022 में भी मंत्री बनी। तो लगातार 2 बार नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनी है और अति पिछड़े समाज से आती हैं और वाकई में 2 बार की विधायक हैं, मंत्री भी बनी है। स्वाभाविक है कि उनका पकड़ है। लेकिन इस बार नागेंद्र चंद्रवंशी जो पिछली दफा भी जेडीयू के प्रत्याशी थे, इन्हें 48,018 मत मिले थे। आरजेडी की अनीता देवी को 65,690 मत मिले थे, जबकि कृष्णा कबीर जो थे एलजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें 12,000 मत मिले थे और एक और अन्य थे अखिलेश्वर सिंह, उन्हें 10,275 मत मिले थे। तो लड़ाई यहाँ पर भी अनीता देवी और नागेंद्र चंद्रवंशी में है। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई है, क्लोज फाइट है। पलड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी तरफ झुक सकता है। डेहरी में क्या होने वाला है? देखिए डेहरी की बात कर लेते हैं। डेहरी में इस बार गुड्डू चंद्रवंशी हैं, आरजेडी के प्रत्याशी। एलजेपी से राजीव रंजन सिंह हैं, जनसुराज से प्रदीप सिंह हैं और आरएसडी से प्रदीप जोशी हैं। इस बार लग रहा है कि हाँ, एलजेपी प्रत्याशी के खाते में वो सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही। गुड्डू चंद्रवंशी जरूर है आरजेडी प्रत्याशी, लेकिन वहां से आरजेडी ने खेल के एक अति पिछड़ा समाज को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन एलजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ से राजीव रंजन जो है वो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। काराकाट की बात कर लेते हैं। अंतिम सीट है काराकाट सीट। यहाँ पर भी पिछली बार जेडीयू की हार हो गई थी। जी बिल्कुल। अरुण कुमार सिंह सीपीआई एमएल के प्रत्याशी थे
उन्हें 82,700 मत मिले थे। और राजेश्वर राज थे जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें 64,511 मत मिले थे। और आरएलएसपी के प्रत्याशी थे, उन्हें 4,901 मत मिले थे। तो इस तरह से बड़े मार्जिन से सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी जीत हुई थी। इस बार भी अरुण सिंह प्रत्याशी हैं सीपीआई-एमएल के। जेडीयू ने महाबली सिंह जो वहां से सांसद रहे हुए काराकाट से, उनको टिकट दे दिया, उनको 2024 में बेटिकट कर दिया गया था और अब विधायक का टिकट दिया गया है। और महाबली सिंह, अरुण सिंह आमने सामने हैं। पिछली बार बीजेपी के खाते में वो सीट थी। अब चूंकि दोनों जो है एक ही स्वजातीय हैं, पिछली बार महाबली सिंह चुनाव जीते थे लोकसभा के 2019 में, 24 में बेटिकट हो गए। तो अब नीतीश कुमार ने उनको एडजस्ट किया है, विधायक का टिकट देकर के एडजस्ट किया है। और यहाँ के बारे में खबर है कि हो सकता है कि अरुण सिंह एक बार फिर से बाजी मार ले, यानी कि सीपीआई-एमएल के जो कैंडिडेट हैं वे बाजी मार सकते हैं। हालांकि महाबली सिंह ने भी कड़ी टक्कर दी है, कड़ी लड़ाई दी है और अंत तक उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन सीपीआई-एमएल का क्या है ना, उस इलाके में मतलब आरजेडी के साथ गठबंधन होने के बाद सीपीआई-एमएल का जो अपना कैडर वोट है वह हो जाता है। उसके अलावा जो आरजेडी का एम वाई समीकरण है वह हो जाता है। और सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं उस जाति का वोट उसमें मतलब सम्मिलित हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप बात करेंगी तो सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट मगध के क्षेत्र में भारी होते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर भी काराकाट के अंदर भी भारी दिख रहे हैं सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट। तो यह हुआ रोहतास जिले की जो तमाम सीटें थी उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। 7 सीटों की बात की आपने, कितनी सीटें जा रही हैं महागठबंधन को और कितनी एनडीए को जा रही है? काराकाट तो दिख रहा है कि सीपीआई-एमएल को जा सकता है। काराकाट पर एक और चेहरा है सर, आप भूल गए होंगे कि काराकाट में पवन सिंह की पत्नी बीजेपी से है। पवन सिंह कुछ प्रभाव डालने वाली है क्या? बहुत ज्यादा, कुछ वोट कटवा निकलेगी में भी, मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। देखिए यहाँ आमने सामने की लड़ाई, या तो आप तेजस्वी यादव को चुनिए या तो नीतीश कुमार को चुनिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, पवन सिंह पिछली दफा काराकाट से चुनाव लड़े और सेकंड नंबर पर है, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चला, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ जो है दलीय लड़ाई है। यहाँ या तो आप महागठबंधन के कैंडिडेट है या एनडीए कैंडिडेट, बीच का कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन। ठीक है, सहानुभूति में कुछ वोट पड़ जाएगा तो वो वोट कहीं ना कहीं एनडीए का ही नुकसान करेगा। ऐसा नहीं है को वो वोट जो है आरजेडी का नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। अगर पवन सिंह की पत्नी वोट काटती है तो सिर्फ एनडीए का, तो इसका नुकसान एनडीए को होगा। तो हमें लगता है कि काराकाट सीट जो है वो सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी यहाँ से बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से बढ़त लेते हुए सीपीआई-एमएल के डेहरी से दिख रहा है कि एलजेपी प्रत्याशी बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। नोखा की अगर बात कर लें तो ऐसा लग रहा है कि अनीता देवी भारी दिख रही हैं। दिनारा की बात कर लें तो हमने बताया कि जय कुमार सिंह पर निर्भर है। अगर उन्होंने ज्यादा वोट काटा तो निश्चित तौर पर आरजेडी प्रत्याशी की जीत हो सकती है। हालांकि आलोक सिंह ने पूरी ताकत लगाई, कहा जाता है कि इन्होंने पूरा पैसा वैसा भी पूरा झोंका है। तो इस हिसाब से कहें, कराहर की बात करें, ऐसा लगता है कि जेडीयू प्रत्याशी की वहां पर जीत होगी। सासाराम की में बात कर लें तो अभी तक जो दिखा, स्नेहलता अगर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जीतेंगे भी तो बहुत क्लोज, बहुत छोटे अंतर से वो चुनाव जीतेंगी। वरना सत्येंद्र शाह भी जीत सकते हैं, मुरारी गौतम जीतेंगे जो एलजेपी प्रत्याशी है। तो यानी कि सासाराम में जो पिछली बार खाता नहीं खुला था, स्थिति खराब थी एनडीए की, वहां स्थिति सुधारते हुए दिख रही है। तो रोहतास की बात कर रहे थे हम, 7 विधानसभा सीट है यहाँ पर और 7 का जिक्र किया है हमने। अब देखिए रिजल्ट 14 तारीख को आने वाले, उस दिन क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बहुत जो क्लोज फाइट है वो रोहतास के सभी विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। आगे और विधानसभा क्षेत्रों की ओर हम आपको लिए चलेंगे। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला एमआरआई जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।